नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड के पर्यटन की और क्या इस पर ग्रहण लग गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि धराली आपदा ने उत्तराखंड पर्यटन पर संभवतः ग्रहण लगा दिया है। राज्य में पर्यटन पर आपदा की मार पड़ी है, नई बुकिंग कम हो रही है और बड़ी संख्या में पुरानी बुकिंग कैंसिल हो रही है। राज्य में अगले सप्ताह बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना थी। कारण 15 अगस्त के अलावा 16 को जन्माष्टमी और 17 को रविवार होना था। एक साथ अवकाश होने के कारण कई लोगों ने उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन धराली आपदा के बाद कई लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। करीब 25 से 30% बुकिंग कैंसिल हो गई है। आपदा और लगातार हो रही भारी बारिश ने नैनीताल के पर्यटन कारोबार को गहरा झटका दिया है। सड़कों पर मलबा, भूस्खलन और मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट के चलते पर्यटकों ने नैनीताल आने से परहेज करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर होटलों और स्थानीय व्यापारियों पर पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मॉनसून के मौसम में आमतौर पर पर्यटकों की संख्या घटती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और आपदा की खबरों ने पर्यटन को लगभग पूरी तरह ठप कर दिया है। उनका कहना है कि नैनीताल पूरी तरह सुरक्षित है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे ताकि भ्रम का माहौल खत्म हो और पर्यटन गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ सके। सवाल यह है कि कैसे डर का माहौल खत्म किया जाए, कैसे आपदा पर अफवाह और इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगे, यातायात और सड़कें कैसे दुरुस्त हो और सैलानियों के मन में विश्वास कैसे पैदा हो। इस पर सरकार क्या कर सकती है और पर्यटन विभाग क्या कर सकता है, आज हम इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया का एक दौर है, अफवाह भी तुरंत सर्कुलेट कर जाते हैं। ऐसे में यदि इसका दुष्प्रभाव पड़ता है तो वो एक बहुत बड़े वर्ग को अफेक्ट करता है और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हो रहा है। तो मुश्किल की घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी से निकला कैसे जाए, कहां तक यह असर कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट के तौर पर रमेश पेटवाल साहब जुड़ चुके हैं और होटल एसोसिएशन के तरफ से कुलदीप शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले पेटवाल साहब, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि रिपरकशन जो हुआ है वो तो शर्मा साहब बताएंगे, लेकिन आप चूंकि टूरिज्म को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो तो ऐसी है, तो क्या इस बार कुछ अलहदा हो गया? क्या एक एक्सेप्शन के तौर पर टूरिज्म को इतना बड़ा झटका लग गया यदि धराली को ही काउंट किया जाए? इसका क्या असर है? ऐसा क्यों हुआ? क्या जो मैसेज सर्कुलेट होना चाहिए था उसमें भी कुछ त्रुटि हुई? क्योंकि नुकसान तो कईयों का हो रहा है। पेटवाल साहब। तो धन्यवाद आपने हमें बुलाया इसके लिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो धराली के अलावा और भी जगह है, पौड़ी में और कुछ जगहों पे जो हमारे पहाड़ी और जिले हैं जहाँ पे आपदा का दंश बहुत सारे लोग झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका असर इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो टूरिज्म पे अवश्य पड़ रहा है। क्योंकि आजकल जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया जो कंट्रोल कर रहा है वो कोई पर्टिकुलर, मतलब उसको हर एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो अगर कोई छोटी सी भी कहीं पे घटना हो जाती है, कहीं रोड ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे आपदा आ जाती है, तो उसका जो वीडियो वायरल होता है वो पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है और एक इमेज बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है कि बरसात के मौसम में उत्तराखंड जाना सेफ नहीं। तो एक तो ये सिनेरियो बिल्कुल बन रहा है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मैं दूसरा सिनेरियो बोलूँ कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में टूरिज्म केवल एक ही प्रकार का नहीं है कि हम बोले कि अगर हम केवल धार्मिक टूरिज्म की बात करें, उसके अलावा भी और अलग अलग प्रकार के पॉकेट्स हैं जिसमें लोग जाना पसंद करते हैं और जाते हैं। तो जैसे आप भी अभी डेटा भी कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि 25 to 30% हमारी अभी बुकिंग्स जो है उत्तराखंड में कैंसिल हुई है, बट अभी भी
60-70% जो टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं उन जगहों पे जाना चाहते हैं जो जगह सुरक्षित है। और इवन अगर आप देखें, हिस्ट्री देखें उत्तराखंड की टूरिज्म की, तो जब कोई व्यक्ति टूरिज्म के लिए या घूमने के लिए उत्तराखंड आता है तो वो एक कम्युनिटी के साथ या जिस भी होटल में वो रहता है, रिजॉर्ट में रहता है, होम स्टे में रहता है, वहाँ पे एक पर्सनल रिलेशन डेवलप कर देता है। और उस पर्सनल रिलेशन के बेस पे वो सूचनाओं का आदान प्रदान अभी हो रहा है। यदि किसी ने बुकिंग करी है, रानीखेत की करी है, नैनीताल की करी है, मसूरी की करी है, या किसी भी जगह की बुकिंग करी है, तो पर्सनल लेवल पे जरूर सूचना को एकत्रित करता है कि क्या मेरा वहां जाना सुरक्षित है, रोड की कंडीशन कैसी है। और मुझे लगता है कि फर्क तो जरूर पड़ा है, मतलब फर्क हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं पड़ा है, कि जिस प्रकार की वीडियो आ रही है, जिस प्रकार धराली में, मतलब धराली तो हमारा एक ऐसा, मतलब वो सर्किट जो है, वो टूरिज्म सर्किट केवल रिलीजियस तौर पे नहीं है। हर साल ऐसे उबल रहा था, लोग उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहने लगे थे, लेकिन थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम अभी हुई है, उस प्रॉब्लम को समय लगेगा, उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उभरने में हमें समय लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने डेटा दिया है 25 से 30% का, इसके अलावा एक छोटा सा डेटा मैं भी आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है। लगभग 2018 से अब तक जो टूरिज्म की गति है वो 61% की रेट से बढ़ रही है। जब हम 2024 का डेटा देखते हैं तो पहले 8 महीने में, 6 से 8 महीने में लगभग 3 करोड़ लोग उत्तराखंड आए थे, और अब 2024 का जब पूरा डेटा हमारे पास आता है तो 6 करोड़ लोग लगभग उत्तराखंड में, वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब उसमें कुछ रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, कुछ एडवेंचर हो सकता है। बट आप मानिए कि जिस प्रदेश की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, वहां पे 6 करोड़ लोग आए हैं टूरिज्म के लिए। ये एक पॉजिटिव संकेत भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कैसे कंट्रोल करा जाए इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने भी है, जो हम टूरिज्म में काम करते हैं, सरकार के सामने भी, और केवल उत्तराखंड सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने। ठीक। अब शर्मा साहब आपकी बारी। ऐसी कौन सी कठिनाई आ रही है, आपको महसूस हो रही है? क्योंकि देखिए, जब कुछ होता है ना तो उसके झटके महसूस किए जाते हैं। सेम कहानी पहलगाम में भी हुई थी, जब वहाँ टूरिज़्म ब्लूम कर रहा था, ऐसी घटना हुई। हालांकि वो तो मैनमेड थी, यह नेचुरल है। ऐसे में आपको लगता है क्या अफेक्ट हुआ है, खासकर होटल एसोसिएशन के बारे में बात करें, क्या जिस तरह की कोऑपरेशन की आपको दरकार थी सरकार से, जिस तरह के नैरेटिव की बात की जा रही है, उनमें क्या कोई प्लस माइनस है? हाउ अफेक्टेड यू आर? सबसे पहले तो ये बताइए शर्मा साहब। सर अनम्यूट कर लीजिए शर्मा साहब अपने आप को। जी सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए सर। जी, निश्चित रूप से जो धराली की घटना हुई है वे बेहद जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रकृति का बहुत बड़ा जो है ये आपदा जो आई है, उसमें जो दिवंगत हुए हैं, मैं सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब लोग रिकवर करें। तो अब बात करते हैं टूरिज्म की। टूरिज्म के साथ साथ जो हमारा रिलेशन चलता है, जो 4 धाम यात्रा चलती है, उसके अंदर ये सर्किट बेहद महत्वपूर्ण था ये। और 4 धाम यात्रा इस समय पीक पे चल रही थी। तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ा वो हमें पहलगाम की घटना से पड़ा। जो पहलगाम की घटना हुई, जो आने वाला टूरिज्म था वो एकदम से स्टॉप हो गया। फिर हालात थोड़े सुधरे, फिर यात्रा शुरू हुई। आपको मालूम होगा कि पूरी जो है यात्रा ही उत्तराखंड की लाइफलाइन है। उसके बाद जो ये आपदा आई है, आपदा के बाद लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अब हमारे लाख कहने के बावजूद भी पहाड़ों की तरफ रुख करना नहीं चाहते। तो जो हमारे जो बड़े ग्रुप हैं वो तो टोटली कैंसिल हो चुके हैं। जो इंडिविजुअल बेसिस पे जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, जो आते हैं, जो आसपास एरिया में जाना चाहते हैं, वो जो है फिर भी आ रहे हैं। अब एक चीज सरकार ने एक और नहीं कर दी। जो हरिद्वार से जो टूरिज्म, हमारा जो टूरिस्ट जाता था, मसूरी जाता था, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। तो वो भी एक दिक्कत वाला काम हो गया है। इसी प्रकार अभी रोड की कंडीशन भी इस प्रकार की नहीं है कि हम उनको अभी आगे हम भेज भी पाए। तो अभी तक जो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, हम तक सूचनाएं प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हम वो सूचनाएं आगे पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की तारीख में दिक्कत यही है, इतना कुछ सब कुछ होने के बाद भी कोई कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल बना हुआ है। हमने लगातार कोशिश करी शासन प्रशासन से, सरकार से,
कि भाई कोई ऐसा एक सिस्टम बना दी जाए जो जहां तक टूरिस्ट जा सकता है वहां तक तो चला जाए कम से कम। तो वो भी स्थिति नहीं बन पा रही है। लगातार जो वीडियोज आ रही हैं वो डरावनी है, आप भी देख रहे हैं, और रास्तों की स्थिति लगातार जो दिखाई जा रही है उससे भी बड़ी दिक्कत आ रही है। हालात ये है कि हम चाहते हैं कि जो जो इफेक्टेड एरिया नहीं है वहां तक टूरिस्ट जाए वहां तक, और जो तुम्हारे धार्मिक स्थान है वहां तक भी हम लेके चले जाएं। जैसे आपका देवप्रयाग हो गया, आपका तमाम जो है देवियों के यहाँ पे जो है छोटे छोटे सर्किट बने हुए हैं, तो वो यात्रा चल सकती है। परंतु सरकार का चूंकि सारा का सारा फोकस इसमें धराले की तरफ है, होना भी चाहिए। हम कहते हैं कि वो बड़ी त्रासदी थी, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि भाई वहां पे कार्य बिल्कुल सबसे पहला प्रायोरिटी वही है। तो ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम देखें इस बात के लिए तो बड़ा एक नंबर जो है वो कैंसिलेशन में गया है हमारा। ठीक है पेटवाल साहब, क्या यह जो इफेक्ट है इसे सीजनल या एक टेम्पररी फेज समझ करके ओवरलुक करने की ज़रूरत है, या इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और क्या इस तरह के नुकसान के लिए कमोवेश वहाँ के जितने भी होटल्स होते हैं वो तैयार रहते हैं, या ये एक एक्सेप्शन है? तो जैसे कुलदीप शर्मा जी ने बोला ना कि अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बहुत जरूरी है, कौन सी सेफ लोकेशन है टूरिज्म की, कौन सी नहीं है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आई थिंक जो मतलब मैं खुद अनुभव करता हूँ उत्तराखंड के बारे में कि हमारा उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है, और ज्यादातर जो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं वो ऊपर पहाड़ों में ही जाना चाहते हैं, और पहाड़ों में फिर ये क्लस्टर बेस्ड टूरिज्म के तौर पे बन जाता है। मतलब छोटे छोटे जो हमारे टेम्पल हैं या ट्रैकिंग रूट्स हैं, तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म इसको बहुत अच्छे ढंग से एड्रेस कर सकते हैं। कहीं पे भी पहाड़ों पे अगर हम 5 स्टार रिजॉर्ट सिस्टम अगर हम लेके आएंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा तो होनी ही होनी है। दोबारा देखिए, इसको हम रोक नहीं सकते, ये नेचुरल कैलेमिटी है, बट इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। इसके हम प्रोएक्टिव अप्रोच से ये सोच सकते हैं कि यार अगर आज से 10 साल बाद दोबारा ये घटना होगी तो हम किस पैमाने में रिएक्शन करेंगे और किस तरीके से इसको कम से कम किया जा सकता है। तो वन इज कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, यानी कि जो होम स्टे है उसको सबसे ज्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कर भी नहीं, दयाल उपाध्याय स्कीम के थ्रू कर भी नहीं है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके। क्यों? क्योंकि 200 रूम का 100 रूम का अगर हम होटल एक्सपेक्ट करते हैं देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल में, उसकी एक्सपेक्टेशन उत्तरकाशी, टिहरी, बोली में बिल्कुल ना की जाए, और वहाँ पे छोटे छोटे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म किया जाए। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तो और किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, तो दो स्टेक होल्डर हमारे पहाड़ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब भी कोई रोड ब्लॉक होती है, जब भी कोई इस प्रकार का जो धराली में बहुत दुखद घटना हुई है, उसमें सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करते हैं? देखिए, सबसे पहले रिस्पॉन्ड वहाँ के लोकल लोग करते हैं, तो वहाँ पे दुकान चलाते हैं, छोटे छोटे होम स्टे चलाते हैं, होटल चलाते हैं, रिजॉर्ट चलाते हैं, जो भी बड़े खच्चर वाले होते हैं। दूसरा रिस्पॉन्डर जो होता है, जो कम्यूट करते हैं, जो भी टूरिस्ट को जो लेके जाते हैं, जो जीप वाले हैं, जो मतलब जो भी वाहन चालक है, तो अगर ये दो कम्युनिटी को इमीडिएट डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए इस प्रकार से एसडीआरएफ की एक स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनडीआरएफ का स्मॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया जाए, और प्लस उनको इक्विप किया जाए, मेडिकल इमरजेंसी इमीडिएट कैसे एड्रेस करनी है, या अगर रोड ब्लॉक है तो इमीडिएट पीआरओ भी एक छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। दूसरा, अगर हम बात करें कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की, तो मेघालय में एक ऐसा गांव है, वहां पर केवल वहां व्यक्ति इसलिए जाता है कि वो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित हो चुका है, और वो पूरा का पूरा कम्युनिटी बेस्ड है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव केवल नहीं कि वो फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन कम्युनिटी ही वहां पर होम स्टे को रन करती है। लगभग 100 से ज्यादा वहाँ पे होम स्टे है। वहाँ की सफाई करना, वहाँ के नेचुरल क्लाइमेट, अगर कोई चीज होने वाली है तो उसका सबसे पहला जो मंथन होता है वो कम्युनिटी के बीच में। तो मेरा यही मानना है कि अगर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म उत्तराखंड में बढ़ेगा, और उनको स्ट्रेंथन केवल बढ़ाना नहीं है, उनको स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीके से स्ट्रेंथन। इंटरेस्टिंग है, आपने जिस पॉइंट को हाईलाइट किया है वाकई में इंटरेस्टिंग है। हाँ, बोलिए सर। एक पॉइंट दूसरा बस आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या ये दोबारा से टूरिज्म कब डेवलप होगा और कब उस प्रकार का माहौल बनेगा। तो हम 2013 की आपदा झेल चुके केदारनाथ, इवन 10 दिन बाद मैं भी केदारनाथ में था, क्योंकि हमारा रोल कुछ और था। हम लोग स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र से आते हैं, तो हमारा रोल ये था कि जो भी वहाँ पे केदारनाथ में उस समय 100-200 मतलब काफी एक संख्या थी, बच्चे अनाथ हो गए, उनको ट्रेनिंग करा के हमें कुछ कराना था। लेकिन मैं उस दिन सोच रहा था 2013 की जून में कि शायद ये 10 साल तक तो कोई टूरिज्म होने वाला है केदारनाथ।
यात्रा बंद हो गई 10 साल। लेकिन आप देखिए कि अगले 1-2 सालों में, क्योंकि हम लोग रिलीजियस इमोशन से बहुत अच्छे कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज समझती है और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है वो भी कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी डेवलप। तो टूरिज्म मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट यस नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर की यात्रा पे असर पड़ेगा, लेकिन अगले साल की यात्रा का आप काउंट खुद देख लीजिएगा। अगले साल की यात्रा का काउंट मुझे लगता है कि इस साल की यात्रा से 10-1.5 गुना होने वाला है। उत्तराखंड के पर्यटन पर जो ग्रहण लगा है उसके ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा साहब, एक अहम सवाल यह है कि जिस ओर इशारा किया पेटवाल साहब ने, ऑप्टिमिज्म है। उन्होंने बताया कि इस बार ना, अगला बार सही चीज़ें दुरुस्त हो जाऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि क्या आप इस भरोसे, इस मैसेज के लिए तैयार रहते हैं, या 25 से 30% बुकिंग कैंसिल करती है तो आपको उस वक्त कितना अफेक्ट करती है ये चीज़ें, या ये चीज़ें को आप ओवरलुक कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी टूरिज्म से ही आती है, ये भी गौर करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जो पटवाल जी ने कहा है उनकी सारी बातें तो सही हैं, लेकिन थोड़ा सरकार को भी इस विषय के अंदर जो है ना गहन चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आपदा भी हमेशा आएंगी और यात्रा भी हमेशा चलनी है। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो हमारा कहना ये है कि जब दोनों चीजों का हमें जानकारी है, ये दोनों चीजें होनी है, यात्रा भी चलेगी, हर वर्ष चलेगी, और आपदा भी आएंगी, तो एक बड़े जो है योजना की, बड़े प्लानिंग की और बड़ी जो है विशेषज्ञों को साथ में लेके साथ में चलने के लिए अब समय आ गया है कि ये आपदाएं तो बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि अगर डेटा देखेंगे आप, तो पिछले अगर 3-4 सालों का डेटा आप देखें तो जो आपका भूस्खलन के जो है जो रेपुटेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि आप ये देखें कि इस वर्ष अगर हम डेटा देखें तो 1150 से ऊपर ज्यादा भूस्खलन हुए हैं हमारे यहाँ, जबकि आमतौर पर अगर हम पिछले वर्षों को हम देखें तो 200-250 से ज्यादा भूस्खलन नहीं होते थे। अब भूस्खलन भी बड़े होने लगे हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को और तीर्थाटन को दोनों को प्रभावित करती है। तो एक व्यापक जो है चर्चा के साथ एक बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है। जो पटवाल जी ने उदाहरण दिया नॉर्थ ईस्ट का, वो सही है। हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है। हम भी चाहते हैं कि जो है टूरिज्म यहाँ 12 महीने चले, तो हमारे फोकस भी इस बात को लेके है। हम तैयार भी हैं, अगर सरकार हमको सहयोग करती है तो 12 महीने हम टूरिज्म चलाने को भी तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ने अभी एक योजना जो है जनवरी के अंदर, जब हम देहरादून में मीटिंग में थे, तो एक 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का भी एक प्रस्ताव आया था। अभी वो ना जाने किस वजह से इस बार नहीं हो पाया, तो सरकार को भी वो सब चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जिस प्रकार से यात्रा जो चलती है, वैष्णो देवी की चलती है, अमरनाथ जी की चलती है, सुचारू चलती है, तो उसी तर्ज के ऊपर, उसी ढंग से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर, विशेषज्ञों की राय लेकर यहाँ पर एक बड़ी चर्चा और व्यापक जो योजना बनाने। शर्मा साहब, आप चर्चा के बारे में बोल रहे हैं, तो आप लोगों की मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, आप लोग भी बताते होंगे, तो क्या लगता है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर बातों को सुनकर भी इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई कमी है? दिक्कत कहाँ है? देखिए, आपदा आती है तब मीटिंगें होती हैं। अच्छा, हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये आपदा भी हमेशा आनी है और यात्रा भी हमेशा चलनी है। तो एक लॉन्ग टाइम जो है हमें एक योजना बनाने की आवश्यकता है, जिस पर अगर हम आज हम शुरू करेंगे तो अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में उसका रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी एक जो व्यापक चर्चा की इसमें आवश्यकता है। इसमें सभी स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाए और एक ऐसी एक जो है बॉडी बने जो सारी परिस्थितियों को देखकर अपने सुझाव दे सके। ठीक है, एक और सवाल आपसे लगे हाथ ले लेते हैं फिर पेटवाल साहब के। जब एकाएक 25 से 30% बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या आप उसके लिए कुछ बफर रखते हैं? आप उसके लिए कितने तैयार रहते हैं? इन्वेंट्री पर कितना असर पड़ता है? वो नुकसान क्या ऐसा होता है जिसके बारे में सोचकर आपको चिंता होती है? क्या होता है शर्मा साहब, जल्दी से? जी, उसमें देखिए, हम लोग तैयार हैं कि पहाड़ी राज्य में हम रहते हैं। हाँ। तो ये तो डिजास्टर तो यहाँ पे आते ही हैं। हाँ। लेकिन कई दफा क्या होता है कि सरकार की नीतियों की तरफ से भी नुकसान होता है हमारे को। जिस प्रकार 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन का जो है एक बड़ा जो है मसला है,
हम बार बार कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो है आप करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके अंदर लगातार हमने देखा है कि जितने लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं उतनी संख्या में आते नहीं है। सरकार के पास कैंसिलेशन का कोई भी उसमें जो है ऑप्शन नहीं है। तो ठीक। सरकार के पास डेटा जाता है कि जो है कि हमारे पास इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, हाँ। एक्चुअल में उतने लोग नहीं जाते हैं। ओके, तो ये भी कई दफा ऐसा भी होता है कि सरकार की तरफ से भी कुछ पॉलिसियों में दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो 25 से 30% तक तो हम अपने आप में एक लेके चलते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब हमारे लिए दिक्कत होती है। फिलहाल हमारे ठीक। लिए जो है अगर हम देखें 2-3 साल से लगातार हमारा जो पर्यटन है हाँ, हाँ। वो कम जा रहा है। जीएसटी भी आप अगर देखेंगे 2-3 सालों की, तो जीएसटी टूरिज्म जो सेक्टर है वहां से निश्चित रूप से घटी है। ठीक है शर्मा साहब। पेटवाल साहब, आप देखिए 2 मिनट का वक्त है। अब आपसे 2 सवाल हैं, आप जल्दी जल्दी इस पर कर दीजिएगा। एक तो क्या आपको लगता है कि जो इनकी एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन है सरकार के साथ, उसमें कहीं कोई कमी है, उसे और ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है? और दूसरा कि आजकल सोशल मीडिया क्रांति का दौर है, तो नैरेटिव्स भी तुरंत बिल्ड हो जाते हैं, तो राइट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो, क्या इस पर भी सोचना चाहिए? तो मुझे लगता है, देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है टूरिज्म का वो हमारी अलग अलग एसोसिएशन ही है। और एसोसिएशन स्टेक होल्डर इसलिए कि वो दोनों तरफ से काम करते हैं, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, और एंड टू एंड सॉल्यूशन हमारी एसोसिएशन प्रोवाइड करती है। मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग सरकार के होने चाहिए वो एसोसिएशंस के साथ। एसोसिएशन में अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और एसोसिएशन हमारी बहुत मतलब हर एक टूरिज्म प्लेस की, नैनीताल की अलग है या हरिद्वार की अलग है, फिर स्टेट लेवल इनको जो इनपुट आते हैं तो बोथ द साइड, वो टूरिस्ट के लेवल पे भी आते हैं। जो मान लीजिए कोई अहमदाबाद से या कोई बंगाल से कोई टूरिस्ट आ रहा है, तो उसको किस प्रकार का टूरिज्म एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट करता है, वो सारी जानकारी हमारे टूरिज्म के जो एसोसिएशन उनके पास है। और सरकार के पास सारी वो चीजें होती है, सरकार सारी चीजों को होल्ड करती है। अगर उत्तराखंड में कोई प्रवेश कर रहा है एज ए टूरिज्म, जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी अदर स्टेक होल्डर हैं जो कि सर्विस देने के एंड पे, वो सारे मैक्सिमम सरकार के कंट्रोल। अगर इन दोनों का समागम हो जाए तो साइंटिफिक तरीके से, जैसे भी आपने कहा कि चारधाम प्राधिकरण बन रहा है, चारधाम प्राधिकरण में बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हमारा टूरिज्म एसोसिएशन भी होना चाहिए। केवल सरकार के नियम कानून और केवल सरकार के ऑफिसरों के द्वारा नियम कानून नहीं बनने चाहिए, ये उन स्टेक होल्डर का इनपुट बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पहला तो मैं बताना चाहूंगा कि एसोसिएशन और स्ट्रांग होनी चाहिए, और एसोसिएशन के साथ हम भी अभी जो भी हम काम करते हैं, अभी हमने ये दारमा वैली साइड में, व्यास वैली में हमने कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, और उनको साइंटिफिक तरीके से हम एसोसिएशन के साथ मिलकर ही चला पाए, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि किस किस जगह पे किस चीज के रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनको पता हो दे आर द स्ट्रांग स्टेक होल्डर। तो पहला आपके प्रश्न का जवाब ये है। सेकेंड, सोशल मीडिया की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये देख लीजिए कि अगर मैं सोशल मीडिया में एक छोटी सी कोई वीडियो बनाऊं, उसको उसमें ऑड सिचुएशन है तो वो ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, ज्यादा लोग उसको देखना चाहेंगे और ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगी, एज कम्पेयर टू मैं एडवाइजरी मोड में कोई अच्छी बातें बताऊं। करेक्ट। सिचुएशन जैसे भी सिचुएशन अभी चल रही है हमारे उत्तराखंड के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को यदि यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, एसोसिएशंस जो बहुत बड़े स्टेक होल्डर है उनके साथ डायलॉग किए जाए, और सरकार के जो नियम कानून है या जो भी बन रहे हैं नियम टूरिज्म के लिए, उनको सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ जाए। और एक बात समझ लें, ये आपको बिल्कुल हमें सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि आज धराली है, नेक्स्ट ईयर कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तराखंड इज अनप्रेडिक्टेबल। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमान इस चर्चा में आए और शामिल हुए, अपने व्यू पॉइंट्स को दर्शकों के सामने रखा। तो उत्तराखंड के पर्यटन पर एक टेम्पररी ग्रहण तो लगा है, लेकिन ज़रूरत है सरकार की संजीदगी की कि जल्द से जल्द इन चीज़ों से कैसे पार पाया जाए, एक योजनाबद्ध तरीके से। यह समय की दरकार है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।